मुंबई। 2025 की शुरुआत एक ऐसे जघन्य अपराध से दहल उठी जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। एक छोटे से किराए के कमरे के बंद दरवाजे के पीछे एक शैतान ने एक फरिश्ते की जिंदगी को हमेशा के लिए छीन लिया था। एक युवा लड़की की मौत ने गहरा दुख छोड़ा और एक ऐसी क्रूरता को उजागर किया जो इंसान की कल्पना से भी परे थी। क्या यह भयानक अपराध शातिर साजिशों के पर्दे में छिप जाएगा? क्या एक बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए न्याय समय पर मिलेगा? तालियां, संगीत। ठाणे, फरवरी की धूप आग उगल रही थी। डामर की सड़क से गर्मी की लहरें उठ रही थीं। अंतर्विभागीय जांच चौकी पर धूल और धुएं से भरी उमस में गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के लिए यह एक और सामान्य दोपहर थी, जब तक कि उन्होंने एक पुराने जर्जर टेम्पो को रुकने का इशारा नहीं किया। वह प्रतिबंधित समय में चल रहा था और उस पर जंग लगे ड्रम लदे हुए थे। ड्राइवर, एक परेशान दिखने वाला आदमी, पसीने से लथपथ, चिंता के साथ अपने कागजात दिखाते हुए गाड़ी से नीचे उतरा। उल्लंघन की प्रक्रिया के दौरान एक छोटी लेकिन असामान्य बात ने सब इंस्पेक्टर सिंह का ध्यान खींचा। मानक ढक्कन वाले ड्रमों के बीच 2 ड्रम अजीब तरह से अलग दिख रहे थे। उनके ढक्कन भद्दे तरीके से वेल्ड किए गए थे। धातु की सतह भी असामान्य रूप से उभरी हुई थी, जैसे कि अंदर से कोई अदृश्य दबाव पड़ रहा हो। अरे, इन 2 ड्रमों को ऐसे क्यों वेल्ड किया गया है? सब इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी आंखें संदिग्ध वस्तुओं से हटाए बिना पूछा। ड्राइवर चौंक गया और हकलाने लगा। जी, शायद वे डरते थे कि तेल बाहर न निकल जाए। साहब, मैं तो बस एक कबाड़ी वाले के लिए किराए पर गाड़ी चलाता हूं। उन्होंने जैसा दिया मैं वैसा ले आया। गोलमोल जवाब ने संदेह को और बढ़ा दिया। उनके पेशेवर मन ने उन्हें बताया कि यह सिर्फ एक कबाड़ की खेप नहीं थी। तुरंत वाहन और माल को आगे की जांच के लिए जब्त करने का आदेश दिया गया। पुलिस स्टेशन में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जांच अधिकारियों की उपस्थिति में 2 ड्रमों को काटने का आदेश दिया गया। धातु काटने वाली मशीन की कर्कश आवाज तनावपूर्ण चुप्पी को चीर रही थी। जैसे ही पहला कट खुला, एक घिनौनी, असहनीय बदबू का गुब्बार उठा, जिससे सभी को पीछे हटना पड़ा और उनके गले में उल्टी का एहसास हुआ। जब ड्रम का ढक्कन खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सबसे अनुभवी अधिकारी भी दहल गए। यह तेल नहीं था, अंदर एक मानव शरीर का हिस्सा था जो बुरी तरह से सड़ चुका था, जिसे बेरहमी से एक गाढ़े, चिपचिपे तरल में ठूंस दिया गया था। आतंक अपने चरम पर पहुंच गया जब दूसरा ड्रम खोला गया। वह एक युवा लड़की का बाकी शरीर था। उसके लंबे, काले, रेशमी बाल अब सड़न में उलझ गए थे। उसका फरिश्ते जैसा खूबसूरत चेहरा अब एक पहचानने योग्य आकारहीन मांस के टुकड़े में बदल गया था। हत्यारे का अपराध सबसे नग्न और बर्बर रूप में सामने आया था। पीड़िता को न केवल मारा गया था, बल्कि सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर को बेरहमी से काट दिया गया था। तुरंत केस संख्या 225 के साथ एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। एक अदृश्य हत्यारे के साथ दिमागी जंग उन 2 मौत के ड्रमों से शुरू हो चुकी थी। विशेष जांच दल 225 ने अभूतपूर्व गति से काम किया। 2 जांच दल एक साथ काम कर रहे थे, शिकंजा कसते हुए। पहला दल, जिसमें अनुभवी जासूस थे, ड्रमों के स्रोत का पता लगाने पर केंद्रित था। टेम्पो ड्राइवर से शुरू होकर वे ठाणे में एक कबाड़ की दुकान तक पहुंचे, लेकिन जल्द ही यह सिरा भी बंद हो गया। दुकान के मालिक को बस इतना याद था कि उसने यह माल एक अजनबी से नकद में खरीदा था। कोई रसीद नहीं, कोई फोन नंबर नहीं। हत्यारे ने पहली कड़ी को मिटाने के लिए बहुत सावधानी से योजना बनाई थी। इस बीच दूसरा जांच दल एक बहुत अधिक दर्दनाक काम पर था। पीड़िता की पहचान करना। एक खोज नोटिस व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था और कुछ ही दिनों के बाद आशा की एक किरण दिखाई दी। मुंबई के अंधेरी में एक माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने प्रिया शर्मा नामक एक अंग्रेजी शिक्षिका के असामान्य रूप से लापता होने की सूचना दी। वह कई दिनों से बिना किसी कारण के अनुपस्थित थी। उसका फोन रहस्यमय तरीके से बंद था और प्रारंभिक विवरण रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तुरंत उत्तराखंड में प्रिया के परिवार को एक ऐसी प्रक्रिया के लिए बुलाया गया जिसका सामना कोई भी माता पिता नहीं करना चाहेगा। जिस क्षण बूढ़ी मां ने अपनी बेटी की परिचित कुर्ती को बचे हुए कुछ सबूतों के बीच कांपते हाथों से पहचाना, वह गिर पड़ी। बाद में डीएनए रिपोर्ट केवल अंतिम वार थी जिसने एक क्रूर सच्चाई की पुष्टि की। पीड़िता 26 वर्षीय प्रिया शर्मा थी, एक युवा शिक्षिका जो अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दौर में थी। पीड़िता की पहचान का पर्दा तो उठ गया, लेकिन इसने मामले पर एक गहरा और भारी रहस्य का साया डाल दिया। हर किसी के अनुसार प्रिया का जीवन एक बेदाग तस्वीर थी।
उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में जन्मी प्रिया एक अच्छी बेटी थी, परिवार का गौरव थी। जब वह प्रतिष्ठित शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अकेले मुंबई आई थी, अपने फरिश्ते जैसे सुंदर रूप, लंबे काले बाल, प्यारे चेहरे और मीठी आवाज के साथ उसके बहुत सारे प्रशंसक हो सकते थे, लेकिन उसने एक सरल, लगभग एकांत जीवन चुना। उसका सारा समय और ऊर्जा कक्षा और अपने प्यारे छात्रों के लिए समर्पित थी। प्रिया बहुत सीधी और नेक लड़की थी साहब। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह सीधे अपने कमरे में जाकर पाठ तैयार करती थी। उसके दोस्त भी बस कुछ लड़कियां थीं जो कॉलेज के समय से उसके साथ थीं। उसकी सहकर्मी मीरा ने सिसकते हुए कहा, उसका जीवन एक सीधी रेखा थी। स्कूल, किराए का कमरा, कोई प्रेमी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दाग नहीं। ऐसे फरिश्ते के साथ इतनी क्रूरता कौन कर सकता है? जांचकर्ताओं ने गणेश गली की उस छोटी सी गली में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ की, हर रिश्ते की छानबीन की। गली के कोने पर किराना चलाने वाली शांति आंटी ने कहा, प्रिया बेटी बहुत अच्छी थी। हर दिन स्कूल से लौटते समय वह एक बोतल पानी या कुछ नाश्ता खरीदने के लिए रुकती थी। वह बहुत विनम्र थी, हर किसी को देखकर मुस्कुराती थी। जब मैंने उसे कुछ दिनों तक नहीं देखा तो मुझे लगा कि वह त्योहार के लिए जल्दी घर चली गई है। सामने के घर में रहने वाले एक युवा जोड़े ने भी पुष्टि की। हर रात हम उसके घर की बत्ती देर तक जलती देखते थे। शायद छात्रों की कॉपियां जांच रही होगी। वह अकेली रहती थी, देखकर दुख होता था। राकेश यादव नाम का एक आदमी, जो प्रिया के किराए के घर के बगल में एक मोटर मैकेनिक की दुकान चलाता था, ने पूरा सहयोग किया। बेचारी प्रिया, हम दोनों एक ही राज्य से थे। उसे अकेला और भोला देखकर कभी कभी जब उसकी स्कूटी खराब हो जाती थी या घर में बिजली पानी की कोई समस्या होती थी तो मैं बिना पैसे लिए मदद कर देता था। आखिरी बार मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा था। वह सामान्य और खुश लग रही थी। मुझे लगा कि वह छुट्टी पर गांव गई है, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। राकेश और अन्य पड़ोसियों के बयान एक जैसे थे, जिसमें कोई भी असामान्य संकेत नहीं था। जब ऐसा लगा कि जांच एक मृत अंत पर पहुंच गई है, तो पुलिस के उच्च तकनीकी विशेषज्ञों ने सुरंग के अंत में प्रकाश पाया। नेटवर्क प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए लाखों बाइट्स के सूखे डेटा से उन्होंने प्रिया के फोन से हटाए गए सभी कॉल और संदेशों के इतिहास को सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त किया। निर्जीव डेटा ने दिखाया कि उस फेटफुल शाम को प्रिया को एक ऐसे नंबर से कॉल आया था जो उसकी संपर्क सूची में सहेजा नहीं गया था। कॉल केवल कुछ सेकंड तक चली, लेकिन यह वह महत्वपूर्ण कुंजी थी जिसने उस अंतिम व्यक्ति का खुलासा किया जिससे युवा शिक्षिका ने हमेशा के लिए चुप होने से पहले बात की थी। उस फर्जी सिम से मिला सुराग पूरे जांच दल का केंद्र बिंदु बन गया। सभी सिद्धांत, सभी जांच की दिशाएं अब उस कुछ सेकंड की फेटफुल कॉल के इर्द गिर्द घूम रही थीं। सबसे कुशल जासूसों को मैदान में उतारा गया। उन्होंने दादर बस टर्मिनल के आसपास के इलाके की छानबीन की, जो एक जटिल और अराजक जगह है। कई दिनों की तलाशी और जानकारी के मिलान के बाद भाग्य ने उनका साथ दिया जब उन्हें एक फेरी वाला मिला जिसने वह सिम बेचा था। पेशेवर पूछताछ के दबाव में विक्रेता ने खरीदार का एक अत्यंत मूल्यवान विवरण प्रदान किया। एक 30 साल का आदमी, हृष्टपुष्ट शरीर, सांवली त्वचा, खुरदरे हाथ, जो एक मजदूर जैसा दिखता था। उसी समय फॉरेंसिक तकनीक टीम द्वारा मोबाइल टॉवर BTS डेटा के विश्लेषण से एक और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। फर्जी सिम का उपयोग करके प्रिया को कॉल करते समय फोन का स्थान उसके किराए के घर के 150 मीटर के दायरे में सटीक रूप से निर्धारित किया गया था। डेटा झूठ नहीं बोलता। इसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई की पुष्टि की। हत्यारे ने प्रिया को दूर से फोन नहीं किया था। वह उसी गली में या बहुत करीब खड़ा था, चुपचाप देख रहा था। युवा शिक्षिका के अपने बिछाए जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। सिम खरीदार का विवरण और कॉल का स्थान, इन दो विवरणों ने जांच दल को दूर के संदिग्धों को खत्म करने और पीड़िता के रहने वाले क्षेत्र में ही ध्यान केंद्रित करने में मदद की। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़, जांच दल के प्रमुख, को एक पेशेवर अंतर्ज्ञान ने बताया कि उन्होंने प्रारंभिक अपराध स्थल प्रिया के किराए के कमरे में कुछ महत्वपूर्ण अनदेखा कर दिया है। उच्च तकनीकी विशेषज्ञों सहित एक विशेष टीम को पूरी सावधानी और सटीकता के साथ घर की फिर से तलाशी लेने का आदेश दिया गया। इस बार उन्होंने न केवल जैविक सबूतों की तलाश की, बल्कि असामान्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए हर वर्ग सेंटीमीटर की छानबीन की। और फिर सबसे भयानक बात सामने आई। जब एक स्कैनर बेडरूम में एक बिजली के सॉकेट के ऊपर से गुजरा तो उसने लगातार बीप की आवाज की। प्लास्टिक के कवर को धीरे से हटाने पर जांचकर्ताओं ने एक छोटा कैमरा लेंस देखा
जो सुई की नोक से थोड़ा ही बड़ा था और सीधे बिस्तर की ओर इशारा कर रहा था। जब बाथरूम में एक समान कैमरा मिला जो दीवार के अंदर बिजली के तारों से चतुराई से जुड़ा हुआ था, तो आतंक और बढ़ गया। हत्यारे की विकृति हर कल्पना से परे थी। उसने न केवल उसकी हत्या की, बल्कि लंबे समय तक पीड़िता की हर निजी गतिविधि पर नजर रखी। इन शैतानी आंखों के स्रोत का तुरंत पता लगाया गया। मॉडल और सीरियल नंबर के आधार पर जासूसों ने जल्दी से वितरक की पहचान की और लेमिंगटन रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का पता लगाया, जहां से ये कैमरे लगभग 8 महीने पहले बेचे गए थे। दुकान के सुरक्षा कैमरे के फुटेज को तत्काल प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर अतीत के धुंधले फुटेज के बीच एक परिचित कद काठी और चेहरे वाले एक व्यक्ति की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई दी। वह राकेश यादव था, दयालु पड़ोसी। उसने 2 कैमरे और एक वायरलेस रिसीवर ट्रांसमीटर सेट खरीदा था। सभी बिखरे हुए टुकड़े अब पूरी तरह से एक साथ जुड़ गए थे। घेरा आधिकारिक तौर पर बंद हो गया था। सच्चाई कबूलनामे से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सबूतों की एक अकाट्य तार्किक श्रृंखला से सामने आई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से कैमरे का फुटेज, फर्जी सिम से कॉल का स्थान डेटा और सबसे महत्वपूर्ण, पीड़िता के अपने घर में पाए गए विकृत कैमरे, सभी ने एक ही अपराधी की ओर इशारा किया। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी को शक नहीं था। राकेश यादव, दयालु पड़ोसी। गिरफ्तारी का वारंट उसी रात जारी किया गया। बिना किसी को भनक लगे एक गुप्त योजना बनाई गई। अंडरकवर जासूसों की एक टीम, जिन्हें अपनी गाड़ी ठीक करानी थी, सबसे पहले उससे संपर्क करेगी। अगली सुबह राकेश की दुकान सामान्य रूप से खुली। वह एक बोल्ट कसने में व्यस्त था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और मेहनती था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि न्याय का जाल उसके ठीक सामने बिछा हुआ था। जब 2 अजनबी ग्राहक अंदर आए तो राकेश ने लापरवाही से अपना औजार नीचे रखा और पूछा, गाड़ी में क्या हुआ? भाइयों, उसी क्षण इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ और उनकी टीम पीछे से आगे बढ़ी। राकेश यादव, तुम्हें प्रिया शर्मा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। यह वाक्य राकेश के सिर पर हथौड़े की तरह लगा। वह स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से पाना फर्श पर गिर गया। अत्यधिक आश्चर्य केवल 1 सेकंड तक चला, फिर अत्यधिक घबराहट में बदल गया। मैंने कुछ नहीं किया। कैसी हत्या? आप लोग क्या कह रहे हैं? राकेश ने बेगुनाही से कहा, लेकिन उसका चेहरा खून की एक बूंद के बिना सफेद पड़ गया था। ठंडी हथकड़ी ने उसके उन हाथों को जकड़ लिया जिन्होंने अपराध किया था। मददगार, पड़ोसी का नाटक आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष की ठंडी दीवारों के भीतर समय जैसे रुक गया था। छत पर लगी सफेद फ्लोरोसेंट लाइट सीधे राकेश यादव के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी खुरदरी, कठोर रेखाएं और भी स्पष्ट हो गईं। उसके सामने इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ चुपचाप बैठे थे। उनकी तेज आंखें एक चाकू की तरह थीं, जो सामने बैठे व्यक्ति की आत्मा में झांक रही थीं। लगभग 3 घंटे बीत गए और राकेश ने एक निर्दोष व्यक्ति की भूमिका पूरी तरह से निभाई। वह रोया, उसने शिकायत की, उसने कसम खाई, उसने मेज पर हाथ पटका, उसने हमवतन होने के नाते प्रिया को दी गई निस्वार्थ मदद के बारे में हर तरह के तर्क दिए। उसने झूठ का एक किला बनाया, एक भोले, मेहनती लेकिन दयालु मजदूर का मुखौटा जो एक भयानक गलती का शिकार हो गया था। मैंने सब कुछ बता दिया है, मैंने कुछ नहीं छिपाया। प्रिया मेरी बहन जैसी थी, अकेली रहती थी, तो मैंने मदद की। आप लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? सबूत कहाँ है? आपके पास मुझे गिरफ्तार करने के लिए क्या सबूत है? राकेश चिल्लाया, अपने सीने में बढ़ते डर को छिपाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर राठौड़ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप राकेश की ओर एक स्पष्ट रूप से मुद्रित रंगीन तस्वीर खिसकाई। यह लेमिंगटन रोड की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सुरक्षा कैमरे से ली गई एक छवि थी। तस्वीर में एक पुरानी शर्ट और जीन्स पहने एक आदमी ध्यान से एक छोटा कैमरा सेट चुन रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राकेश यादव था। 8 महीने पहले तुम यहां ये 2 कैमरे खरीदने आए थे, है ना? इंस्पेक्टर राठौड़ की आवाज सपाट थी, जिसमें कोई भावना नहीं थी। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया, उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने तस्वीर को देखा और फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, यह मैं नहीं हूं। बस कोई हमशक्ल होगा। मुंबई में एक जैसे दिखने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं तो पिछले 1 साल से लेमिंगटन रोड गया ही नहीं। इंस्पेक्टर राठौड़ ने दस्तावेजों का एक और सेट आगे बढ़ाया। यह बीटीएस स्टेशन से डेटा विश्लेषण का एक नक्शा था। यह दिखा रहा था कि 12 तारीख को शाम 7:15 बजे फर्जी सिम से प्रिया के फोन पर किया गया कॉल आपके घर से 150 मीटर के दायरे में किया गया था। सटीक रूप से
सबसे मजबूत सिग्नल गली के कोने पर मिनी अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत पर लगे टावर से दर्ज किया गया था। उस समय तुम कहाँ थे, राकेश? राकेश के झूठ का किला हिलने लगा। वह इस घातक संयोग की व्याख्या नहीं कर सका। उसका मुंह खुला रह गया। वह हकलाने लगा, लेकिन इनकार करने की उसकी सहज प्रवृत्ति अभी भी मजबूत थी। वह फिर से इनकार करने वाला था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। इंस्पेक्टर राठौड़ ने अंतिम प्रहार किया। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, बस चुपचाप मेज पर क्लोजअप तस्वीरों की एक श्रृंखला रख दी। एक बिजली के सॉकेट की तस्वीर जिसे खोला गया था, एक सुई की नोक जितने छोटे कैमरा लेंस की तस्वीर जो बेडरूम में झांक रहा था, और अंत में उसके घर पर खोले गए उसके लैपटॉप की तस्वीर। स्क्रीन पर एक निगरानी सॉफ्टवेयर इंटरफेस था जिसमें 4 छोटी खिड़कियां थीं जो प्रिया के घर के विभिन्न कोणों से लाइव फुटेज दिखा रही थीं। अब भी नाटक करना चाहते हो, राकेश यादव? उस सवाल ने उन अकाट्य तस्वीरों के साथ उसकी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया। राकेश ने तस्वीरों को घूरा, अपने विकृत अपराध के सबूत को, जिसे उसने सोचा था कि उसने पूरी तरह से छिपा दिया है। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी जिद गायब हो गई। उसकी जगह पूरी तरह से टूटने का भाव आ गया। उसने अपना सिर मेज पर पटक दिया। उसके खुरदरे हाथों ने उसके उलझे हुए बालों को पकड़ लिया, और फिर वह एक घायल जानवर की तरह रोने लगा। उसका रोना पश्चाताप का नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा थी जिसे नंगा कर दिया गया था, जिसकी सारी गंदगी और नीचता को प्रकाश में लाया गया था। थोड़ी देर बाद राकेश ने अपना सिर उठाया। उसकी लाल आंखों में खून की धारियां थीं। उसका चेहरा अब झूठा नहीं था, बल्कि समर्पण का था। उसने कबूल करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कर्कश थी। हर शब्द एक चाकू की तरह था जो उसकी सड़ी हुई आत्मा को काट रहा था। हाँ, यह मैंने किया था। सब कुछ मैंने किया था। उसने उस फेटफुल दिन के बारे में बताना शुरू किया, 1 साल पहले, जिस दिन प्रिया बगल के कमरे में रहने आई थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो जैसे बिजली गिर गई। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। वह मेरी पूर्व पत्नी की तरह नहीं थी, न ही बार में मिलने वाली उन छिछोरी औरतों की तरह। उसमें कुछ बहुत पवित्र था, एक फरिश्ते की तरह। उसके लंबे काले बाल, भोला चेहरा, उसकी आवाज गन्ने की तरह मीठी थी। मैं 30 साल का था, तलाकशुदा। मेरी जिंदगी में सिर्फ तेल और हथौड़े पाने की आवाज थी। उसे देखकर मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आ गई है। लेकिन राकेश का प्यार जल्द ही एक जुनूनी कब्जे में बदल गया। उसने हर तरह से संपर्क करने की कोशिश की, विनम्र पूछताछ से लेकर अनाड़ी तारीफों तक। और जब भी प्रिया को मुश्किल होती, वह मदद के लिए आगे आता। मुझे पता था कि वह अकेली रहती है, कमजोर है, इसलिए मैं हमेशा उस पर नजर रखता था। स्कूटी खराब हो गई, बल्ब फ्यूज हो गया, नल टपक रहा है। जैसे ही उसे जरूरत होती, मैं वहां होता था। मैंने उसके लिए मुफ्त में काम किया। मैं चाहता था कि वह मुझे एक अच्छा आदमी, एक भरोसेमंद आदमी समझे। चरम बिंदु तब आया जब प्रिया की होंडा एक्टिवा स्कूटर बाढ़ के पानी में बुरी तरह खराब हो गई। यह राकेश के लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने स्कूटर को ठीक करने में अपनी पूरी आत्मा लगा दी, उसे नए से भी बेहतर बना दिया। उसने सोचा कि उसकी भक्ति प्रिया को प्रभावित करेगी, लेकिन जवाब में केवल विनम्र धन्यवाद और एक अदृश्य दूरी थी जिसे वह हमेशा बनाए रखती थी। प्रिया के विनम्र इनकार ने राकेश को हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि इसने उसके अंदर के जानवर को और भी उत्तेजित कर दिया। क्यों? उसने मुझे क्यों मना कर दिया? मुझ में क्या बुराई है? मैं कड़ी मेहनत करता हूं, मैं उसके प्रति समर्पित था। या वह मुझे एक गंदा, देहाती मैकेनिक समझकर नीचा देखती है? इन विचारों ने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई, मोह को घृणा और हर कीमत पर कब्जा करने की इच्छा में बदल दिया। अगर वह प्रिया का दिल नहीं जीत सकता, तो उसे उसका शरीर और उसकी निजता पर कब्जा करना होगा। यह विकृत विचार पैदा हुआ। मैंने इंटरनेट पर खोज की। मुझे पता चला कि बहुत छोटे छिपे हुए कैमरे होते हैं। मैंने सोचा, अगर मैं उसे हर दिन, हर समय देख सकता हूं, तो वह मेरी ही होगी। वह लेमिंगटन रोड गया और 2 कैमरे और एक रिसीवर सेट खरीदा। एक बार जब प्रिया ने उसे घर में बिजली के सॉकेट ठीक करने के लिए कहा, तो उसने एक मैकेनिक की चतुराई का उपयोग करते हुए आसानी से उन 2 शैतानी आंखों को सबसे संवेदनशील स्थानों पर स्थापित कर दिया। उस क्षण से मेरा जीवन स्वर्ग जैसा था। हर रात दुकान बंद करने के बाद मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठता था। मैं उसे सब कुछ करते हुए देख सकता था, उसे पाठ तैयार करते हुए, उसे अकेले खाना खाते हुए, उसे नहाते हुए, उसे सोते हुए। मैं वह सब कुछ देख सकता था
जो इस दुनिया में कोई और आदमी नहीं देख सकता था। उस एहसास ने मुझे एक राजा की तरह महसूस कराया, और वह मेरी निजी संपत्ति थी। 8 महीने तक वह उस विकृत दुनिया में डूबा रहा, उस लड़की की हर निजी पल में घुसपैठ करके अपनी कामुकता को संतुष्ट करता रहा जिसकी वह लालसा करता था। लेकिन इंसान की हवस एक अथाह गड्ढा है। सिर्फ ताक झांक करना उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं उसे छूना चाहता था, मैं उसे महसूस करना चाहता था। मैं चाहता था कि वह पूरी तरह से मेरी हो। प्रिया पर कब्जा करने की योजना सावधानी से बनाई जाने लगी। वह जानता था कि प्रिया एक ऐसी शिक्षिका है जो अपनी इज्जत को बहुत महत्व देती है। उसने उसे नशा देने, उसके साथ बलात्कार करने और फिर उसे फिल्माने का विचार किया। उस फुटेज के साथ उसे विश्वास था कि वह उसे हमेशा के लिए नियंत्रित कर सकता है, जब चाहे उसे अपनी यौन गुलाम बना सकता है। उसने बस टर्मिनल से एक शक्तिशाली, रंगहीन, गंधहीन नशीली दवा खरीदी। उसने अपने जन्मदिन को एक बहाने के रूप में चुना, एक अकेले आदमी के दुखद नाटक का मंचन किया जिसे किसी के साथ की जरूरत थी। और प्रिया अपनी करुणा और विनम्रता के कारण जाल में फंस गई। उस फेटफुल रात उसने सब कुछ तैयार कर लिया था। कैमरा मचान पर बेडरूम के एक छिपे हुए कोने में रखा गया था। उसने बियर की बोतल में दवा मिला दी थी। जब प्रिया आई, एक सुंदर पोशाक पहने, एक छोटा सा उपहार लेकर, तो उसका दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। उसने उसे एक के बाद एक गिलास पिलाया और फिर वह मेज पर बेहोश होकर गिर गई। उस पल मुझे पता था कि मैं सफल हो गया हूं। उसने शटर नीचे किया, बाहर की सभी बत्तियां बंद कर दीं और प्रिया के बेजान शरीर को ऊपर मचान पर ले गया। वहां उसके निजी कमरे में एक जीता जागता नरक तैयार किया गया था। उसने उसे अपने बिस्तर पर लिटाया, उसके हाथ उत्तेजना से कांप रहे थे। उसने कोने में रखे कैमरे को चालू किया। वह सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता था। वह सबूत चाहता था ताकि भविष्य में जब भी उसे जरूरत हो, प्रिया को आज्ञाकारी होना पड़े। वह उसका मालिक होगा, शरीर और आत्मा दोनों का। मैंने उसके साथ वह घिनौना काम किया। राकेश ने धीमी आवाज में कबूल किया। सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने इसे बार बार किया, बेहोशी में। उसे कुछ भी पता नहीं चला। वह फरिश्ते जैसा चेहरा, वह पवित्र शरीर, सब मेरे हाथों में था। मुझे बहुत शक्तिशाली, बहुत संतुष्ट महसूस हुआ। उसका पिछला हर इनकार, हर दूरी गायब हो गई। अब वह पूरी तरह से मेरी थी। सुबह के लगभग 3 बजे अपनी पाशविकता को संतुष्ट करने के बाद वह बिस्तर के पास बैठकर कैमरे में रिकॉर्ड किए गए फुटेज को देख रहा था। वह अकेले ही मुस्कुराया, एक विकृत मुस्कान, अपनी जीत से संतुष्ट। उसके पास प्रिया को हमेशा के लिए नियंत्रित करने के लिए अंतिम हथियार था। लेकिन जब वह सबसे ज्यादा आत्मसंतुष्ट था, बिस्तर से एक हल्की सी कराहट ने उसे चौंका दिया। प्रिया जाग गई थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी धुंधली आंखें यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि वह कहाँ है। फिर एक धीमी गति की फिल्म की तरह रात के खाने की यादें, आखिरी बियर के गिलास की यादें वापस आ गईं। उसने खुद को एक अपरिचित कमरे में पाया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। और फिर उसने राकेश को वहां बैठे देखा। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। उसकी आंखों में अत्यधिक आतंक स्पष्ट था। तुमने मेरे साथ क्या किया? आखिरकार तुम जाग गईं, टीचर जी। राकेश मुस्कुराया। उसे अभी भी विश्वास था कि स्थिति उसके नियंत्रण में है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया। तुम्हें बस यह जानना है कि अब से तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, नहीं तो। उसने कैमरे की ओर इशारा किया, जो लाल बत्ती चमका रहा था। लेकिन राकेश गलत था। उसने एक युवा शिक्षिका की ताकत और आत्मसम्मान को कम करके आंका था। डरने, रोने या भीख मांगने के बजाय प्रिया की आंखें गुस्से और दृढ़ संकल्प से जल उठीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी बची हुई सारी ताकत का इस्तेमाल करके राकेश को जोर से धक्का दिया और बिस्तर से कूद गई। उसे यहां से निकलना था, उसे पुलिस को बुलाना था। वहीं रुक जा, राकेश चिल्लाया, प्रिया के प्रतिरोध से हैरान। वह उसके पीछे दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन प्रिया ने पागलों की तरह संघर्ष किया। उसने खरोंचा, उसने काटा। वह एक घायल जानवर की तरह छटपटा रही थी। वह कमरे से बाहर भागने में सफल रही, नीचे सीढ़ियों की ओर भागी। उसका फोन अभी भी खाने की मेज पर था। यही उसकी एकमात्र आशा थी। जैसे ही उसका हाथ फोन को छुआ, राकेश ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे जानवर, प्रिया हताशा में चिल्लाई। उसने अपनी पूरी ताकत से लोहे के शटर पर हाथ मारा, जिससे शांत रात में गूंजने वाली आवाजें पैदा हुईं। बचाओ, मुझे बचाओ। प्रिया की मदद की पुकार राकेश के लिए मौत की घंटी की तरह थी। पकड़े जाने का डर हर चीज पर हावी हो गया। वह अब कुछ नहीं सोच सकता था।
वह बस इतना जानता था कि उसे उस मुंह को बंद करना है। उसने एक हाथ से उसकी गर्दन और दूसरे से उसका मुंह कसकर बंद कर दिया, लेकिन प्रिया अभी भी पागलों की तरह छटपटा रही थी। संघर्ष के दौरान उसके हाथ ने मेज पर एक भारी ठंडी चीज को पकड़ लिया। यह एक पाना रेंच था। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे की ओर घुमाया। वह राकेश के कंधे पर लगा। चोट तेज नहीं थी, लेकिन यह अंतिम तिनका था। एक कोने में फंसे जानवर का पागलपन राकेश के भीतर फट पड़ा। वह दहाड़ा अपनी बेहतर ताकत का इस्तेमाल करके प्रिया के हाथ से पाना छीन लिया, और फिर घबराहट और उन्माद में उसने पाना उठाया और सीधे उसके सिर पर मारा। एक बार, 2 बार और फिर कई बार। वह बस बेहोशी में मारता रहा जब तक कि उसके हाथों में शरीर ढीला नहीं पड़ गया, मदद की पुकारें शांत नहीं हो गईं और प्रतिरोध बंद नहीं हो गया। वह हाँफता हुआ खड़ा था, उसके हाथ में पाना अभी भी खून और बालों से सना हुआ था। उसके पैरों के पास प्रिया गतिहीन पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था जो ठंडे सीमेंट के फर्श पर फैल रहा था। एक भयानक सन्नाटा घर में छा गया। मर गई, राकेश बड़बड़ाया। उसने पाना गिरा दिया और एक पल के लिए अत्यधिक घबराहट ने उसे जकड़ लिया। उसने किसी को मार डाला था, उसने अपने दिल के फरिश्ते को मार डाला था, लेकिन वह घबराहट केवल कुछ मिनटों तक चली। जीवित रहने की प्रवृत्ति और उसके भीतर की गहरी ठंडक और क्रूरता जल्दी ही जाग उठी। उसे इससे छुटकारा पाना था, उसे हर निशान मिटाना था। वह भयावह रूप से शांत हो गया। उसने अपनी दुकान के चारों ओर देखा। उसकी आंखें कोने में रखे तेल के ड्रमों पर रुक गईं। एक शैतानी विचार उसके दिमाग में कौंधा, वह लाश को छिपाने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। उसने प्रिया के शरीर को गोदाम में घसीटा। उसने धातु काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करके एक ड्रम काटा, लेकिन जब उसने शरीर को अंदर ठूंसने की कोशिश की तो वह फिट नहीं हुआ। वह थोड़ी देर संघर्ष करता रहा और फिर उसने एक और भी भयानक फैसला किया। वह शरीर को 2 हिस्सों में काट देगा। एक कसाई की ठंडक के साथ उसने अपने ही औजारों का इस्तेमाल करके उस बर्बर कृत्य को अंजाम दिया। उसने शरीर के प्रत्येक हिस्से को एक अलग ड्रम में डाला और फिर सावधानी से ढक्कन को पहले की तरह वेल्ड कर दिया। फिर उसने अपराध स्थल को साफ करना शुरू कर दिया। उसने फर्श और पाने होने के पर लगे खून के धब्बों को साफ करने के लिए कपड़े, पानी और यहां तक कि पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया। सब कुछ सावधानी से किया गया, कोई भी विवरण नहीं छोड़ा। उसने सुबह होने तक चुपचाप काम किया। अगली सुबह राकेश यादव ने अपनी दुकान सामान्य रूप से खोली। पड़ोसियों ने उसे हमेशा की तरह तेल और पुर्जों के साथ चुपचाप काम करते देखा। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि कुछ ही मीटर की दूरी पर गोदाम में 2 ड्रमों में एक भयानक रहस्य छिपा था। 2 दिन बाद सड़न की गंध फैलने के डर से उसने एक दोस्त से एक टेम्पो उधार लिया, चालाकी से एक नकली नंबर प्लेट लगाई। उसने मौत के 2 ड्रमों को 4 अन्य तेल के ड्रमों के साथ गाड़ी पर लाद दिया और फिर सीधे ठाणे चला गया। उन्हें एक अपरिचित कबाड़ की दुकान पर औने पौने दाम में बेच दिया। इस प्रकार अंतिम निशान को पूरी तरह से मिटा दिया। उसे विश्वास था कि उसका अपराध उन तेल के ड्रमों के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया है। अदालत में कटघरे में खड़े होकर राकेश यादव ने कांपते हुए अपने सभी अपराधों को कबूल कर लिया। जूरी ने पाया कि प्रतिवादी का कार्य विशेष रूप से गंभीर था, जो नैतिक पतन और मानवता की पूर्ण हानि को दर्शाता है। यह कृत्य केवल हत्या नहीं था, बल्कि अपराधों की एक श्रृंखला थी जिसकी योजना सावधानी से बनाई गई थी, जिसमें निजता के आक्रमण से लेकर बलात्कार और अंत में पीड़िता की हत्या और उसके शरीर का बर्बर और क्रूर तरीके से निपटान शामिल था, जिससे समाज में अत्यधिक आक्रोश और पीड़िता के परिवार को अपूरणीय दर्द हुआ। प्रतिवादी को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हत्या, बलात्कार और किसी व्यक्ति की निजता के उल्लंघन के आरोपों में अदालत ने राकेश यादव को उच्चतम सजा, मृत्युदंड सुनाई। कठोर सजा एक अक्षम्य अपराध के लिए एक उपयुक्त दंड थी, विकृत जीवन शैली वाले लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी और प्रिया शर्मा की अन्यायपूर्ण आत्मा के लिए एक विलंबित न्याय। यह कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित है, लेकिन पात्रों, स्थानों और कुछ विवरणों को नाटकीय प्रभाव के लिए बदल दिया गया है।